अस्सलामुअलैकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स 9th की बात करेंगे और ये हमारा 25वां लेक्चर है 9th क्लास का। इसमें आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की। जो लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो बॉल बाउल सिस्टम, टू बॉल सिस्टम और गार्नेट बुलेट सिस्टम के साथ दोनों के साथ हमने डिस्कस किया था। अभी फ्रिक्शन की बात होगी और उसके आगे भी इंशाल्लाह जितना जहाँ तक हो सका वहाँ तक करेंगे। ओके, फ्रिक्शन, हैव यू नोटिस। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं किताब को। जी, अभी आपको बिल्कुल ये, क्योंकि ये ज़्यादा किताब से पढ़ने वाला है इस वजह से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया है, ज़्यादा सही नज़र आए। फ्रिक्शन, हैव यू नोटिस्ड वाई मूविंग बॉल स्टॉप्स, वाई बाईसाइकिल स्टॉप्स व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप्स पैडलिंग। कहता है जब आपने नोटिस किया होगा क्यों रुक जाती है बॉल, क्यों रुक जाती है, या साइकिल जब पैडल मारना शुरू बंद करता है साइकिल क्यों रुक जाती है आहिस्ता आहिस्ता। नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स। कहता है कुदरती तौर पर कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जो यहाँ पे चीज़ों को रोकती है। सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ा था फोर्स इज़ अ समथिंग दैट मूव्स और टेंड्स टू मूव और स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो ये वही ये बात कर रहा है कि जो रोकने के लिए भी है फोर्स की ज़रूरत ही होती है। ये आपके पास साइकिलिस्ट बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है साइकिलिस्ट कीप्स ऑन पैडलिंग टू ओवरकम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड। फ्रिक्शन तब होती है जब किसी भी सरफेस के ऊपर किसी चीज़ को खींचा जाता है या धकेला जाता है। इन केस ऑफ सॉलिड्स द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज depends on many factors such as nature of two surfaces in contact and pressing force between them। नेचर पे डिपेंड करता है और उनके दरमियान जो प्रेसिंग फोर्स है उस पे डिपेंड करता है। and pressing force rub your palm over different surfaces such as table, carpet, polished marble surface, brick etc। जैसे यहाँ पे आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर हाथ फेरूंगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर फ्रिक्शन बहुत कम है और ये मेरा हाथ आसानी से जा रहा है। अगर इसी के मुकाबले में इस पेज पे करूँगा तो पेज इज़ अ रफ सरफेस एज़ कम्पेयर टू दी लास्ट वन। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, दीवारों पे जाके हाथ लगा के देखें। जो दीवार पेंट इनेमल पेंट हुआ हुआ है जिसके ऊपर उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो हाथ आसानी से फिर जाएगा। और जो नया नया जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर प्लस्तर जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर सीमेंट अभी लगाई है उसके ऊपर पेंट कोई नहीं हुआ, उस पर हाथ फेर के देख लें, आपको खुद ही फ़र्क पता चल जाएगा। और इसके अलावा कह रहा है अगर आप ज़ोर से दबा के किसी चीज़ के ऊपर अपना हाथ मूव करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मूव करने के लिए। वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कहता है फ्रिक्शन आपकी हरकत को क्यों क्या से कहते हैं अपोज करती है। कहता है कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, चाहे हम जितना मर्जी स्मूथ कर लें उसको। लेकिन कह रहे जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब मैग्नीफाइड व्यू को देखेंगे तो आपको जो ज़ाहरी तौर पर स्मूथ सरफेस लग रही थी उसके अंदर भी आपको कुछ इस तरह से ये आपके पास अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे, पिट्स एंड गैप्स नज़र आएंगे। द कोल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सर्फेसेज फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड। वेल्डिंग कहते हैं किसी चीज़ को जोड़ना, और जो हॉट वेल्डिंग होती है जिसे रॉड वेल्डिंग कहते हैं उससे परमानेंट कनेक्शन हो जाता है। इसमें परमानेंट कनेक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी कनेक्शन नज़र आ रहे होते हैं तो इसको कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स। यहाँ पे उसने इसकी मैग्नीफाइड व्यू दिया हुआ है। These cold welds resist the surface from sliding over each other। यहाँ से लेके मैग्नीफाइड व्यू ऑफ टू स्मूथ surfaces in contact shows the gaps and contacts between them। the contacts, यहाँ तक कोल्ड वेल्ड की डेफिनेशन कर लें, ये भी आ जाती होती है पेपर में। तो कह रहा है अगर ऊपर वाले जो ब्लॉक है उसके अंदर हम ऊपर वेट डाल दें तो ये जो गैप है ये कम हो जाएगा। जब बैक गैप कम होगा तो कोल्ड वेल्ड, अभी तो सिर्फ ये दो नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा फिर ये तीन चार मतलब ज़्यादा कोल्ड वेल्ड हो जाएंगे। इसकी वजह से
चीज़ को मूव करना मुश्किल हो जाता है। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव और मूव अ बॉडी एट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन उसके बराबर होती है जितनी आप फोर्स लगाते हो। टेंड्स टू मतलब क्या है कि अभी बॉडी बॉडी रुकी हुई है, अभी उसको हमने मूव करवाना है, तो जितनी फोर्स उसकी मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले पहले उसके अंदर लग जाएगी उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। फ्रिक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे कहता है उसको एक ख़ास वैल्यू तक ले जा सकते हैं लेकिन इससे आगे नहीं ले जा सकते। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको एफ एस कहते हैं। ये अ, ये भी डेफिनेशन निशान लगे हुए आपको नज़र आ रहा है। मैक्सिमम एफ एस की वैल्यू देख लें। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस। जितना ऊपर वाली चीज़ का वज़न है और नीचे जितना वज़न होगा, जैसे ये पेन पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसके ऊपर से वेट इसका डाउनवर्ड है और जो बुक है ऊपर उसकी रिएक्शन फोर्स लगा रही है उसको रोकने के लिए। तो जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा रिएक्शन फोर्स चाहिए होगी उसको रोकने के लिए। तो the ratio between this force of limiting friction and the normal reaction force in contact, this constant is called coefficient of friction and is represented by this mu is equals to fs over r। इसको अब हम नोट इस पे कर लेते हैं। अभी ये देखें हमारे पास क्या है, म्यू एफ एस ओवर आर। ये एफ एस जो है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आर जो है वो रिएक्शन फोर्स है। तो म्यू आपके पास आ जाएगा एफ एस ओवर आर। तो एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस एक तरफ रह जाएगा और म्यू आर इधर डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू आर आ जाएगा। तो आर जो है व्हाट इज़ दिस आर, और क्योंकि चीज़ पड़ी हुई है इसका वेट डाउनवर्ड है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो रिएक्शन फोर्स इसको इक्वलाइज करेगी, इसका मतलब है कि आर आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू दी वेट, आर इज इक्वल्स टू एम जी। तो अब यहाँ पे आर इज इक्वल वैल्यू लगा दें, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एम जी। ये इसके पॉसिबल दो रिलेशंस हैं, एक म्यू आर है, ये भी न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है, और म्यू एम जी ये भी न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। और जो म्यू एस की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कांस्टेंट इसको म्यू को बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यूज है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो फ्रिक्शन हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी होती है, किसी भी चीज़ के ऊपर वॉक करना, ग्राउंड पे वॉक करना है उसके लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। इसकी मिसाल ये है कि स्लिपरी सरफेस हो तो आप उसके ऊपर से गिर जाते हो, मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन कम होती है। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप। ग्रिप मतलब उनके और ग्राउंड के दरमियान, ये जो कोल्ड बेड्स वाली कहानी यहाँ पे मैंने देखी थी, उसमें उसके नीचे से सोल कुछ इस तरह से बना होता है इसके अंदर इस तरह करके, और ये यहाँ पे भी जो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ भी, ये भी ऐसे 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 थोड़े से ऊंचे नीचे होते हैं। तो या जब यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर पाँव रखा जाता है तो ये अड़ जाती हैं चीज़ें और एक अच्छी ग्रिप आपको मिलती है। Such shoes prevent them from slipping while running fast. What will we do to stop our bicycle? We will apply brakes. The rubber pads, जब भी साइकिल को रोकना होता है तो हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक के अंदर रबर पैड्स होते हैं। प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम्स प्रोवाइड फ्रिक्शन, इट इज़ द फ्रिक्शन दैट स्टॉप्स द बाईसाइकिल। तो रोकने के लिए फोर्स, फ्रिक्शन, और मूवमेंट के लिए भी फोर्स की, फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब अगली बात कर रहा है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या मतलब कि एक तो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जनरली, जिसकी हम बात भी पीछे कर रहे थे, इसमें वो हमने कोल्ड बेल्ट वाली बात सुनी थी, उसमें क्या था, दो सरफेसेस हैं उनको आप स्लाइड कर रहे हो
ऑन टॉप ऑफ ईच अदर विदाउट एनी टायर और विदाउट एनीथिंग, ठीक है। ये रूल्स थी आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है जी? जब कोई चीज़ घूम रही होती है, टायर है या यहाँ पे उसने जिसे वो कहते हैं साइकिल के साथ होती नहीं नीचे गरारी जिसे कहते हैं, ये जिसके ऊपर वो लगता है टायर चेन चढ़ता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, टायरों के ऊपर बॉल बेरिंग के अंदर। तो ये क्या है आपके पास, इनकी जो मूवमेंट है ये तो डायरेक्ट तो रगड़ नहीं खा रही, क्योंकि जब टायर चीज़ घूमती है तो ये यहाँ जुड़ा हुआ तो फिर ये वाला जुड़ जाएगा, ये वाला जुड़ जाएगा, इस तरह से मूव करता जाएगा आगे आगे। तो इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसमें डायरेक्ट इस तरह दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहे, ठीक है, रगड़ नहीं बल्कि आराम से। आपने को भी देखा होगा, बल्कि देखा नहीं, कई अक्सर देखा होगा कि जो दो अगर दो चीज़ें, अगर कोई चीज़ वजनी है तो उसको आप ज़मीन के ऊपर धक्का लगा के लेके जाना मुश्किल होता है। इसके लिए अगर छोटी सी वो कोई टायरों वाली कुछ निज़ाम मिल जाए जिसके ऊपर रख के ले जाके जाएँ तो बहुत आसान हो जाता है। इसकी मिसाल आपको एयरपोर्ट पे आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। एयरपोर्ट पे आपका बैग है, उसको ज़मीन पर रख कर खींचने की कोशिश करें तो वो नहीं खींचेगा, और अगर उसकी वहाँ से वो जो इस तरह करके ट्रालियाँ बनी होती हैं सामान के लिए, उसके नीचे टायर होते हैं यहाँ पे, ये ले लें, इसके अंदर सामान रख लें, तो ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये बहुत कम लगेगी। ज़ोर तो आपका लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन तो है उसमें, और उसका वेट भी है, उसकी स्टॉपिंग फोर्स सारा इनर्शिया भी है, लेकिन इसके मुकाबले में जो सीधी सीधी दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रगड़ रही हैं उसके मुकाबले में बहुत कम फोर्स होगी इसमें चाहिए होगी। Wheel is the most important invention in the history of mankind. The first thing about a wheel is that it rolls as it moves. रोल्स मतलब ऐसे घूमता है। अदर देन स्लाइड, स्लाइड ऐसे रगड़ता नहीं है बल्कि रोल करता है। एंड दिस ग्रेटली रिड्यूसेस फ्रिक्शन। यहाँ मैंने एग्जांपल दी, इससे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कम हो जाती है। व्हेन एक्सल ऑफ व्हील इज पुश, जब किसी भी व्हील के एक्सल को पुश किया जाता है तो फिर क्या होता है, the friction between the wheel and the ground at the point of contact provides the reaction force. The reaction force acts as contact points of the wheel in a direction opposite to the applied force. The wheel rolls without rupturing and the cold winds वेल्ट तोड़ता नहीं है बल्कि उसके ऊपर से ऐसे लगता है फिर छोड़ देता है, लगता है फिर छोड़ देता है। दिस इज़ वाई दी रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर दैन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये रीज़न पूछ सकता है कि फ्रिक्शन क्यों कम होती है। ये निशान मैंने पहले भी लगाया हुआ था, अभी दोबारा से लगा रहा हूँ। कोल्ड वेल्ड जो स्लाइडिंग में होता है वो एक से तोड़ के जाता है। रोलिंग में क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड वेल्ड बना, इसको उसने तोड़ा नहीं बल्कि बना ओपन कर दिया, बना ओपन कर दिया, इस तरह रगड़ेगा नहीं उसके ऊपर, इस वजह से फ्रिक्शन कम होती है। तो बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर या मशीनों के अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, जहाँ पे चीज़ें घूम रही हैं रोटेट कर रही हैं वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये व्हील वुड और इसकी जो फ्रिक्शन है वो ज़रूरी भी है। जो टायर है, व्हील वुड नॉट रोल ऑन पुशिंग इट इफ़ देयर वाज नो फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड। अगर कहता है टायर और ग्राउंड के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो मूव नहीं कर सकते। फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल फॉर व्हील्स टू रोल ओवर अ सरफेस। टायर के अंदर जो सरफेस फ्रिक्शन है वो रिक्वायर्ड होती है रोल ओवर सरफेस पे रोल करने के लिए। इसके लिए फिर इसके अंदर कहते हैं डेंजरस है, अगर वेट रोड पे टायर अच्छे नहीं हैं तो फिर उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। इस वजह से टायर जो उसके ऊपर थ्रेडिंग या इस तरह से निशानात डाल दिए जाते हैं। ऐसे करके आपके पास एक टायर है, उसका 3D व्यू समझ लें। इसके ऊपर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं मुख्तलिफ शेप से, हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। तो ये जो हैं ये जगह ऊंची हैं और पिछला टायर बाकी टायर एक लेवल पे, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर नज़र आ रहा है तो वैसे बुक पे देख लीजिएगा। और वैसे भी आप लोगों की हर बंदा तकरीबन बाइक चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो उनके ऊपर आपको ये आम चीज़ें नज़र आती हैं। तो कहता है कि जब साइकिलिस्ट ब्रेक लगाता है तब क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा, क्योंकि जो टायर है, टायर का रिम है उसके साथ जो ब्रेक
का जो रबड़ है उसने इस तरह जुड़ जाना है और उसकी ये जो फ्रिक्शन होगी वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगी, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ वे मोर दैन दी रोलिंग फ्रिक्शन, दैट इज़ वाई वो जल्दी से रुक जाता है। अच्छा, उसके बाद अगली बात, ब्रेकिंग एंड स्किडिंग। द व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स, एक उसका रोटेशन का होता है, रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सेस, और दूसरा मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड। जब भी टायर रोटेट करता है, एक रोटेट करने की उसकी वेलोसिटी, एक रोटेट करने से वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसकी वेलोसिटी है। टू मूव व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट्स टायर एंड द रोड। यहाँ पे हमने पढ़ा टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है अगर उसको हमने मूव करवाना। फॉर एग्जांपल, इफ़ द रोड इज़ स्लिपरी और टायर आर वर्न आउट, ख़राब है, देन द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग स्लिप ओवर द रोड। तो घूमने की बजाय, रोल करने की बजाय स्लिप करना शुरू कर देते हैं, घूमने की बजाय एक ही जगह पे वो स्लिप कर देते हैं, खड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रोड इज, अच्छा जी, द व्हीकल विल नॉट मूव इफ़ द व्हील स्टार्ट स्लिपिंग, और टायर घूमना शुरू हो जाएंगे उधर ही खड़े खड़े, उसको स्लिपिंग कहते हैं, तो गाड़ी मूव नहीं करेगी। At the same time, on the slippery road, thus for wheel to roll, the force of friction between the tires and the road must be enough and that prevent them from slipping. Similarly, to stop a car quickly, a large force of friction between the tires and the road is needed, but there is a limit to this force of friction and that tires can provide. If the brakes are applied too strongly, the wheels of car will lock up, stop turning, and the car will skid due to its large motor. Skid मतलब जो जिसे कहते हैं वो इसका एक ख़ास नाम होता है, स्किडिंग कर रहा, हाँ स्किडिंग ही कहते हैं इसको, जो इस तरह टायर को घुमाते हैं। ये वो जो प्रोफेशनल्स हैं या जो नॉन प्रोफेशनल लोग, जो शौकीन लोग हैं जो इस तरह के कामों के, वो करते हैं इसको। इट विल लूज इट्स डायरेक्शन कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एक्सीडेंट। जब आपका टायर घूमना बिल्कुल रुक जाए और फिर उसका जो मोमेंटम है उसकी वजह से गाड़ी स्लिप करना शुरू कर, जब स्लिपिंग शुरू हो जाती है तो गाड़ी फ्री टू मूव होती है, इसी वजह से वो ऐसे ऐसे पीछे से घूम जाती है और उलट भी जाती है। कई दफ़ा इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ स्किडिंग, इट इज़ डिज़ायरेबल नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स टू हार्ड दैट लॉक्स अप देयर रोलिंग। कहता है जो घूमने में टायर का घूमना है उस इतनी ज़ोर से फोर्स नहीं लगानी चाहिए, ब्रेक नहीं लगानी चाहिए कि उसकी वो घूमना ही बंद कर दे और फिर गाड़ी स्किड कर जाए। और ये भी कह रहे हैं स्पीडिंग भी कम ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और वरना वो टायर के साथ गाड़ी चलाना भी नुकसानदेह है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन कुछ तो पढ़ लिया हमने यहाँ की इसके अंदर ही, और फिर बाद में उसने कहा जी इसको प्रॉपर एक टॉपिक के अंदर भी पढ़ेंगे और साथ ही ये मिनी एक्सरसाइज भी अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। और हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।